अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। पुनर्जन्म के हवाले से हमने एक वीडियो की है, तो उसका हमें जो है दूसरा पार्ट दिया गया है कि वो बंदा बड़ा हो चुका है, तो अब भी उसे वो सब कुछ याद है और क्या क्या उसकी अलग सी डिटेल है। तो देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। Titu Toran Singh was born on December 12, 1983 in a village near Agra. At the age of 2, he recalled his past life. As a toddler, he told his parents, "I don't belong here. My name is Suresh. I have a radio shop called Suresh Radio. I have a wife named Uma and 2 kids, and I was shot dead." Initially, Titu's family didn't believe his claims, but when he was 4, they visited Agra and found a store named Suresh Radio Shop. Inside, a woman was working on the counter. When Titu's older brother asked, "Where is Suresh?" she replied, "Suresh died 3 years ago. My name is Uma. How can I help you?" 40 years later, we tracked down Titu to verify his story for ourselves. Today, he serves as the Dean of Yoga and Naturopathy at Patanjali University. His story is unbelievable and will make many of you, including me, uncomfortable. This exclusive interview is in Hindi. We have subtitled it for our non-Hindi audience and are also including a link to the transcript in the show notes. We have also made a full-length episode on his story and his murder, the link of which you can find in the description. This is the story of the boy that remembers his murder. This is the story of Titu Toran Singh. डॉक्टर तोरन सिंह, आपके केस को रिसर्च करने में मैंने बहुत घंटे गुजारे और मैंने 4 साल के टीटू की बहुत वीडियोस देखी हैं। अब मेरे सामने 40 साल का टीटू बैठा है ना, तो थोड़ा अजीब महसूस होता है। बट थैंक यू फॉर लेटिंग अस हैव दिस कॉन्वर्सेशन सर। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, आपकी पहली मेमोरी क्या है? आपको याद है फर्स्ट मेमोरी यू हैव? मेरे को अपने पुनर्जन्म के बारे में सारी चीज़ें याद हैं, और अब तो थोड़ा कम हो गया है उसमें। जब मैं 5 या 6 साल का था तब सारी चीज़ें मेरे को अच्छी तरह याद थी, कोई दिक्कत नहीं। सर, ऐसा कोई पहली चीज़ क्या याद थी, या पहली चीज़ आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं आपने बोला, या उनके पेरेंट्स से? जैसे मैं जब छोटा था 5 या 6 साल का, तो पेरेंट्स से बोला था, जिस घर में रहते हैं आप वो घर मेरा नहीं है, और मेरे पास गाड़ी है, आपके पास गाड़ी नहीं है। हाँ। तो ऐसे ही मैं उनको रोज़ एक तरीके से झगड़ा कहता था कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मेरा घर अलग है, आप लोग अलग हैं। और आपको याद है आपने ये सब बोला था बचपन में? हाँ बिल्कुल याद है। आपके पेरेंट्स ने, आप मतलब 4-5 साल के थे, ये 1984, 1985, 1986 की बातें हैं। 86 और 87। 86 और 87 तब आपने ये सब बोलना शुरू किया था। हाँ। इनिशियली आपके पेरेंट्स ने कैसे रिस्पॉन्ड किया इसमें? आपके भाई बहनों ने क्या, मतलब? नहीं, अब मेरे घर वाले तो ये सोचते थे कि भाई इतना छोटा बच्चा जो है इस तरीके से क्या कह रहा है, ये जब हमारे यहाँ पे पैदा हुआ है और ये बोल रहा है कि आपके पास ये नहीं है, मेरा ये घर नहीं है, आप मेरे पिताजी नहीं हो, आप मेरी माँ नहीं हो। तो वो बेचारे परेशान रहते थे कि क्या है, समझ में नहीं आता कुछ। फिर उन्होंने धीरे धीरे इस चीज़ को, जैसे मेरे बड़े भाई साहब थे, उन्होंने इंक्वायर करने की कोशिश की। तो जो भी मैं जो बोलता था वो उन्होंने आगरा जाके 2-4 लोगों से बातचीत की कि ऐसा कुछ था या क्या था। तब लोगों ने उनको बताया कि हाँ ऐसा कुछ था। कैसा कुछ था सर? आप क्या बताते थे जो जैसे आपके भाई वेरीफाई? मैंने बोला मेरा मर्डर कर दिया गया था, मेरे पास इतना पैसा था, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो आगरा का हूँ, मेरा नाम सुरेश था। तो मेरे भाई ने जाके पूछा कि भाई ऐसा कुछ हुआ था कि कभी किसी का मर्डर हुआ या क्या? मैंने बोला कि मेरी टीवी, रेडियो, वीसीआर की कुछ दुकान थी। तो वो सारी चीज़ें मेरे भाई ने इंक्वायर की, तो वो कुछ लोगों ने बताया कि ऐसी चीज़ें हुई थी। उसके बाद जब मैं 6-6.5 साल का था, तो मेरे पिताजी जो है मेरे को आगरा लेके गए। और पिताजी जैसा कि रोज वहीं जाते थे, क्योंकि पिताजी आगरा में लेक्चरर थे। केमिस्ट्री पढ़ाते थे ना? केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसके बाद पिताजी ने बोला कि भाई एक बच्चा है हमारे यहाँ, ऐसे ऐसे बात करता है। तो मैं उन पिताजी के साथ गया, तो मैंने भी, दुकान पे मेरी वाइफ बैठी हुई थी, तो मैंने उनसे बोला कि भाई ये सारी चीज़ें कैसे चेंज कर दी, ये काउंटर वहाँ था, ये यहाँ था, या ये फ़ोटो वहाँ लगा हुआ था। तो उन्होंने भी आश्चर्यचकित रह गए कि इतना छोटी उम्र में एक इंसान कैसे जानता है हमारी सारी दुकान के बारे में। तो उन लोगों का ठीक है, हम लोग 1-2 दिन में आपके घर पास आएंगे। तो ये कह के फिर हम लोग वहाँ से
चले आए वापस। सर जब आप कहते हैं आपको ये इंटीमेट डिटेल्स याद थी, ये अपने पुनर्जन्म की, ये किस रूप में याद थी? जैसे आपको बस महसूस होता था कि आपको पता है, आपको लाइक इमेजेस दिखती थी, पिक्चर दिखती थी कि ऐसा हुआ था, क्या कैसे पता था आपको? नहीं, मेरे को याद था कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मतलब मेरा कुछ न कुछ तो मेरा मर्डर हुआ है, मेरे को किसी ने मारा है। हाँ। ये याद थी मेरे को, दिखाई विखाई कुछ नहीं, दिखाई विखाई कुछ नहीं, बस जैसे पता है। हाँ जैसे पता है शरीर मेरे को, पता है कुछ। ये था। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत सारे यही इंसिडेंट्स है कि जब मैं 6 साल मेरे को पता था कि मेरा ये घर नहीं है, मेरे घर में कांचों के दरवाजे लगे हुए हैं, मैं अच्छे खासे पैसे वाला हूँ, मेरे पास कार है, तो ये सारी चीज़ें मेरे को याद थी। वो दिखाई विखाई कुछ नहीं देता था। अच्छा सर, आपके पेरेंट्स महावीर सिंह, शांति देवी गांव में रहते थे, बाढ़ करके था, बट ऐसा नहीं था कि गांव वाली मेंटालिटी थी। आपके डैड तो प्रोफेसर थे, एजुकेटेड लोग थे, और मैं सोचूंगा जैसे मेरी फैमिली जो गांव से, कानपुर के पास एक गांव है, अगर वहाँ ऐसा केस होता तो मतलब पहले दिन ही डिक्लेयर कर दिया जाता ये रीइंकारनेशन है, ये पिछले कुछ सुपरनैचुरल वो लोग कह देते। बट आपके पेरेंट्स ने 2-2.5 साल तक ऐसा मतलब कोई कंक्लूजन किया ही नहीं उन्होंने, तो ये कैसा सर? मतलब नहीं, उन्होंने शायद यही सोचा कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या वैसे ही कुछ बड़बड़ा रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है, बड़बड़ा रहा है। हाँ, तो उन्होंने कभी, जब तक उन्होंने 100% कंफर्म नहीं कर लिया ना कि ऐसा है, वो नहीं। आज के ज़माने में जानता हूँ कि अफवाहें बहुत जल्द तेज़ी से उड़ती है कि वो ऐसा है, वो ऐसा। उन्होंने कहा चलो ठीक है, जैसा भी है, क्योंकि पापा मोस्टली ड्यूटी में रहते थे। तो उसके बाद उन्होंने कहा चलो देखेंगे जैसा भी है बाद में। तो वो एक तरीके से इग्नोर करते गए, लेकिन जब हद हो गई कि मैं रोज़ कपड़े लेके एक पॉलिथीन सीट में या कपड़े अपने बांध के सफ़ेद गाड़ियों के पीछे भागने लगा रोड पे, तो घर वालों ने बोला फिर तो बेटर है कि इसको एक बार क्यों ना हम इंक्वायरी कर लें कि भाई वास्तव में ऐसा कुछ हुआ था। आप सफेद गाड़ी के पीछे इसलिए भागते थे क्योंकि सुरेश के पास एक वाइट फिएट थी। फिएट थी, हाँ। तो आपको लगता हाँ, था ये जो मेरी भी कार है, ये सफेद गाड़ी है भागो। सर आपको सुरेश के मर्डर के बारे में क्या याद है आपको? नहीं, मेरे को सुरेश के मर्डर के बारे में कुछ भी याद नहीं है। मेरे को सिर्फ इतना याद था कि मैं दुकान बंद करके, हाँ, और अपनी फिएट वाइट कलर की जो थी वो लेके सागंज में जो मेरी कोठी थी उस पे जा रहा हूँ। हाँ, मेरे से 2 लोग थे, वो लोग, एक ने नमस्ते की, दूसरे ने मेरे को गोली मार दी। तो मैंने लेकिन वहाँ पहुँचने पे उनसे पूछा कि भाई आप किस लिए यहाँ पे? तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, आपसे मिलने आए थे। तो एक ने उन्होंने नमस्ते किया, तब तक उन्होंने गोली मार दी। गोली मारी थी? क्यों मारी थी सर? नहीं, वो वैसे ही, अब उनका कुछ रिवेंज रहा हो या जैसे भी रहा हो, हाँ, वैसे उस जमाने में मैं उन लोग के साथ स्मगलिंग करता था, हाँ। ठीक। और दूसरा उनका जो भी रीज़न रहा हो। क्या रीज़न था सर? रीज़न आपको बताया था मैंने कल परसों। नहीं बताया था सर, आपने कहा था वेट करना, जब आओगे तब बताएंगे। नहीं, वो चक्कर क्या था, देखिए उसको मैं इस पे क्या, देखिए अभी मैं इसमें हूँ, आप बड़े रिकॉर्ड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम। अभी मैं इसमें हूँ, अब मैं ये सारी चीज़ें बोलूँ, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो उससे कोई तांतपर्य निकलता नहीं। वो अपना पीसफुली लाइफ हैप्पीली लिव। चलिए सर, आप ऑफ द रिकॉर्ड बाद में जब माइक बंद होगा तब मुझे बता दीजिएगा। सर मैं सुरेश की लाइफ में जाऊंगा, बट आपने जिन्होंने सुरेश का मर्डर किया था, सुरेश का मर्डर 1983 में हुआ। आप दिसंबर 1983 में पैदा हुए। एक तो आपके बर्थ डेट में थोड़ा कंफ्यूजन है, इस पे थोड़ा मुझे क्लैरिफाई कर सकते हैं कि 12/12/1983। हाँ, बट 1984 भी लिखा था। हाँ, बहुत जगह ऐसे ही है। हाँ, बट गारंटी एक्चुअल में क्या था, मैं, हाँ, सत्यता ये थी, मैं मिलिट्री हॉस्पिटल में पैदा हुआ था। हाँ। तो उस जमाने में इतना कुछ चेकिंग वेकिंग नहीं होता था। मम्मी जो है वो चाचा के नाम पे भर्ती हो गई। भर्ती होंगी। तो उस टाइम, जिस टाइम ये सारी चीजें खुली, तो चाचा ऑन ड्यूटी था। हाँ। अगर मैं बोलता कि मैं वहाँ पैदा हुआ, ये हुआ, तो दिक्कत होती। अब तो चाचा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली। तो इसलिए मेरा कहीं 10/12/1983 बताया गया, कहीं 16/6/1984 बताया गया, तो एग्जैक्ट हमने किसी को बताया नहीं। तो 1983 12/12/1983 12/12/1983 तो वो जो था आपका अगस्त 83 का है। अगस्त 83, तो मान लो 3 महीने बाद सुरेश के मरने के आप पैदा हुए। हाँ जी। सर आप सुरेश के जो हत्यारे थे, मर्डर के बाद जेल गए। एक तो मुझे थोड़ा बताइए कि अगर आपको पता है, क्योंकि ऑनलाइन तो कहीं डिटेल मिलती नहीं, कि वो जेल इमीडिएटली चले गए दोनों या फिर? नहीं, उनको पुलिस ने पकड़ा, जो मेरे पास जानकारी है, जो मेरे को बताया गया, क्योंकि मैं तो था ही नहीं। मेरे को जो बताया गया कि वो जेल गए अपनी सजा काट के। लेकिन उसके बाद
उनसे मैं एक बार अपने घर पे मिला हूँ। कब सर? मैं लगभग 8-9 साल का रहा हूँ, हाँ। तब मिला हूँ उनसे। कैसा था सर वो? कुछ नहीं, मैं तो उन्हें देख के डर रहा था, छोटा भी था, तो मैं वहाँ से भाग गया। आप पहचान गए थे या फिर आपको बताया हुआ था कि ये नहीं कौन नहीं आ नहीं, रहे मैं हैं? पहचान गया था बिल्कुल। वो आए दोनों मेरे घर पे जीप लेके, ठीक है। आपको पता था वो आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को जो उतरे उन्होंने पूछा कुछ के भाई कौन, वो यहीं रहते हैं या जो भी है, मेरे पापा का नाम पूछा है कुछ भी, तो मैं समझ गया कि ये वही है। मैं वहाँ से भाग निकला। फिर मैं अपने छोटे वाला भाई उसको बुलाने गया। मैंने कहा चल वो लोग आए हैं। कौन लोग आए कि जिन्होंने मेरे को पिछली बार मारा था। और इस पॉइंट तक आपकी फैमिली मानती थी कि आप सुरेश रह चुके हैं, और वो आपकी स्टोरी जैसे पहले कहते थे बड़बड़ा रहा है टीटू, अब नहीं, आपकी वो फैमिली तब तक अब तब तक तो कोई हमारा टीटू तब सुरेश तक रह तो चुका मेरे को है। लग रहा है कि 10-20 बार वो आगरा वाले भी आ चुके थे और हम लोग भी जा चुके थे उनके ठीक है। यहाँ। हर मंगलवार को उनकी दुकान बंद रहती थी, तो मोस्टली मैं यहाँ जाना या वो आना ठीक है। वो लगा रहता। तो ये जो हत्यारे हैं बलबीर और जो भी अकॉम्प्लिस थे, ये आए आपके घर, आप भागे, फिर क्या बात हुई आपकी? आपके नहीं नहीं, मैं पुनर्जन्म चला गया वहां से, भाग गया, तो तब वापस आया अपने भाई के साथ, तो वो जा चुके थे तब। अच्छा, इतना ही बस। मैं उसके देख बाद कभी कोई बात नहीं हुई। आए क्यों थे वो? देखो, क्यूरियोसिटी मिलने थी? आए या जो भी हुआ, जैसा भी। तो मतलब मर्डर के लिए 4-5 साल में वो जेल से रिहा हो गए? हाँ, 4-5 नहीं, 8 साल में। 8 साल में रिहा हो गए। अच्छा, हाँ करेक्ट, 8 साल। यार मतलब सर मैं इमेजिन भी नहीं कर, मतलब इतना टफ है इमेजिन करना। एक सब लाइक मेरे जैसे, मैं मतलब 2001 में पैदा हुआ हूँ, हमने साइंस पढ़ा है, हमने हम पूरा वेस्टर्न हमारा दिमाग है। रीइंकार्नेशन जैसी चीज़ बिलीव करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आपके केस को पढ़ने से पहले, डॉक्टर इयन स्टीवनसन की रिसर्च पढ़ने से पहले, मेरे पास कोई कारण ही नहीं था मानने का। फिर मैंने भी कुछ हफ्ते पहले आपका केस खुला, मैंने इंटरनेट पे एक आर्टिकल पढ़ा, फिर दूसरा, फिर डॉक्टर इयन स्टीवनसन की रिसर्च पढ़ी, और एकदम से लगा रीइंकार्नेशन भी कुछ हो सकता है। सर मतलब आप मानते हैं ना रीइंकार्नेशन में? मैं तो उसका एक एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल हैं। आज की डेट में देखिए, मैं 40-41 साल मेरी एज है, लेकिन मैं खुद आश्चर्यचकित रहता है कि मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ डिस्क्लोज की, ये किया, क्योंकि बहुत सारी, क्योंकि ऐसे ही कोई नहीं मान सकता। मैं आपसे मिलूँ, मैं बोलूँ मैं उस घर का हूँ, कौन बिलीव कर लेगा? लेकिन वाइफ ने भी मेरे ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि जो मेरे और उसके अलावा कोई जानता ही नहीं था। बहुत सारी चीज़ें थी। एक कोई सवाल बताइए आपके और आपके वाइफ के बीच में। तो उन्होंने बोला कि आप खत्म हुए, तो उससे पहले हम एक दिन पहले कहाँ गए थे? मैंने कहा हम धौलपुर मेले में गए थे, आपने कार के बोनट पे बैठ के जलेबी खाई थी। तो इतना स्पेसिफिक और बहुत सारी चीजें थी, अकाउंट नंबर, ये हुआ, हमारा कुछ से क्या लेन देन था, वो बहुत सारे सवाल उनके थे। तो वो सारी चीजें मैंने बताई। और सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट उन्होंने मेरे ऊपर किया था। मेरे 2 बेटे थे, तो उनको 20 बच्चों में बिठा दिया उन्होंने। मोनू और टोनू। हाँ, रोनू सिंह, सोनू सिंह। तो उसमें क्या नाम है, मैं जब गया उनके पास, उन्होंने ठीक है अगर आप वास्तव में जानते तो अपने बच्चों को पहचान लो। मैं उन दोनों को हाथ पकड़ के उठा लाया कि ये दोनों हैं। तब उन्होंने कहा कि भाई अब ये और उनकी उम्र क्या थी जब आप ये सब कर रहे थे? वो तो आप ही के एज के होंगे बच्चे। नहीं, मेरे से बड़े थे ना। अच्छा, आपसे बड़े थे तब? बड़े थे। अच्छा। वो जब मैं खत्म हुआ तब तो 3-3, 4-4 साल के थे। अच्छा। तो वो मेरे से बड़े थे। आप उमा वर्मा को अपनी वाइफ करके रेफर करते हैं। हाँ जी। सर आपका रिलेशनशिप उनके साथ क्या था जब मतलब पिछले कुछ सालों में जब आपने उनसे पहले मिले, तब से आपकी रिलेशनशिप उनके साथ क्या रही है? बढ़िया थी, 2 बच्चे थे, अच्छा खासा परिवार था। मैं अपना काम धाम करता ही था, दुकान थी मेरे पास, और भी काफ़ी सारे काम थे। कोई दिक्कत नहीं थी, कोई समस्या नहीं। हमारा रिलेशन खूब अच्छा था। और सुरेश, और एज सुरेश आपकी रिलेशनशिप अच्छी थी, एज टीटू आपकी रिलेशनशिप क्या रही? ये जो आपकी वाइफ है, बट आप एक बच्चे के शरीर में हो, तो रिलेशनशिप तो एकदम ही बदल जाएगा। नहीं, कुछ नहीं, हमारा कोई देखिए ज़्यादा वो नहीं रहा। एक्चुअली क्या था कि वो लोग काफ़ी अच्छे पैसे वाले हैं, और जो भी है जैसा भी, उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीज़ें देने को कहा कि भाई आप वहाँ पढ़ा देंगे, आपका वो कर लें। मेरे पापा ने साफ मना कर दिया। और फिर क्या नाम है, मेरे पिताजी ने बोला कि देखिए हम लोगों को भी दिक्कत होती है, ये भी परेशान रहता है, तो आप लिमिटेड ही आएँ, जब आपका मन हो 2-4 महीने में मिल जाएँ, ज़्यादा वो न करें इस चीज़ का, क्योंकि हमें भी इसको पढ़ाना है और आप लोग तो दूसरी वो है। तो इस तरीके से मतलब अब तो मेरे को लग रहा है कि 10-5 साल हो गए, मैं मिला ही नहीं कभी किसी। 10 साल हो गए आप इनसे कोई कांटेक्ट 10 नहीं तो 5 साल, कम से कम 5 या 8 साल हो गए मेरा कोई। पिछली बार जब लास्ट कांटेक्ट हुआ, लास्ट कांटेक्ट में गया था उनके घर पे। तो अब शायद वो उस घर पे तो रहते नहीं, दूसरी जगह कहीं रहते, ये मेरे को पता भी नहीं कहाँ रहते।
और फिर मेरा भी नौकरी वाला हूँ, मैं कभी बनारस में था, हाँ। अभी यहाँ हूँ, तो मैं उतना ही जाता हूँ जितना ही आगरा। आप। दो चीज़ें सर, पहला तो आप बोलते हो कि सुरेश की रेडियो शॉप थी और वो दूसरी चीज़ों में भी था, वो दूसरी चीज़ वो स्मगलिंग थी, बट क्या स्मगल क्या कर रहा था? वही सोना चांदी जो भी था, गोल्ड। हाँ हाँ, उसी से मेन इसकी हाँ, पैसे उससे आते थे, रेडियो इक्विपमेंट बेचने से नहीं नहीं, आते। उससे भी आते थे। अच्छा, वो ओके। भी जमाने में ठीक था। सर, आपका जो स्टोरी है, आपने जैसे बोला अगर आप किसी अनजान इंसान को बताएं तो वो कहेगा क्या पागल है, क्या बोल रहे हो, चला हाँ, जाएगा, क्या बोल रहा है, क्या ये बोल रहा है। उसी- मेरा भी ये रिएक्शन होता। आपके केस पढ़ने में मैंने फॉल्ट निकालने की बहुत कोशिश करी। मेरा साइंटिफिक बैकग्राउंड है, आप भी साइंस के, और मैं आई गेट टू दिस इवेंचुअली कि आपका साइंस का बैकग्राउंड है, आप डीन हैं योगा एंड साइंसेज एट पतंजलि यूनिवर्सिटी, बट मैं आऊँगा इस सब पे। बट मैं फॉल्ट निकालने पे कि मानो इनने ये पैसों के लिए किया, एक ये रीज़न हो सकता है कि सुरेश की प्रॉपर्टी हड़प लोग पता नहीं क्या, बट आप लोग तो उल्टा कर रहे थे, आप लोग को पैसे दिए जा रहे थे और आप मना कर रहे थे, आप लोग इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते थे। इनफैक्ट आपके पापा की एक कंसर्न ये था कि आप जब बड़े होंगे तो आप सुरेश की प्रॉपर्टी मांगेंगे। तो मैंने कहा चलो ये रीज़न नहीं हो सकता, पैसे रीज़न नहीं हो सकता। एक हो गया फेम कि आप पॉपुलैरिटी के लिए, मीडिया के लिए आपके पेरेंट्स ने किया हो, बट ऐसी कोई मतलब पॉपुलैरिटी बीबीसी ने किया, बट उसके अलावा कोई ऐसी की पॉपुलैरिटी तो आई नहीं ना, फेम आई। वो तो चाहते थे कैमरा से दूर रहना, आपका दिमाग एज अ किड थोड़ा संभला रखना। मैं सर समझ ही नहीं पा रहा हूँ। फिर मैंने सोचा मे बी आप ही थोड़े मतलब इमेजिनेटिव चाइल्ड हो। हमने बहुत केसेस कवर करे हैं सर अपने पॉडकास्ट में जहाँ बच्चों के इमेजिनरी दोस्त होते हैं, जहाँ बच्चे बड़ी बड़ी लंबी लंबी कहानियाँ बना देते हैं अपनी ज़िंदगी, जो ज़िंदगियाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। तो मैंने कहा ये होगा। तब तक मुझे पता नहीं था टीटू सिंह जो 4 साल का है वो अब क्या करता है। सर बहुत रिसर्च करी, फिर मिले आप और मैंने देखा डीन ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी एट पतंजलि यूनिवर्सिटी। ये तो कोई ऐसे इंसान नहीं है, ये तो आप कहाँ से कहाँ चले गए। तो सर आपका क्या थ्योरी है रीइंकारनेशन का, क्यों होता है, क्या होता है इसका, हिंदुइज्म से कोई ताल्लुक है इसका, थोड़ा समझाएंगे क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है। देखिए, मेरी नॉलेज के आधार पे जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है, जिसका मतलब अकाल मृत्यु मतलब अननेचुरल डेथ, अननेचुरल डेथ जो मेरे जैसे 28 साल में हुआ था जी, तो मेरे अनुसार वही है जिनको जीवन मुक्ति नहीं मिलती है। हाँ। उनकी आत्मा जो है एक नए शरीर के लिए अपना क्या बोलते हैं नए शरीर के लिए उत्सुक रहती है। ओके। और जिनकी अकाल मृत्यु होती है उनके कुछ कर्मांश हैं, हाँ। उनके आधार पे उनको बर्थ मिल जाती है और वो कुछ लोगों को 100 में से मान के चलिए कि लाखों में से एक मान के चलिए, उन लोगों को कुछ ये स्मृति जो रहती है वो बनी रहती है। कुछ पास्ट कर्मांश कह लीजिए या कुछ ऐसी चीजें, हाँ। जो कि रह गई हो उनके न करने पे, क्योंकि अगर पास्ट कर्मांश को बोलेंगे तो वो भी गड़बड़ी है। मेरे तो बिल्कुल ही खराब थे कि जो था। तो आज मैं ऐसे प्रोफेशन में हूँ कि जहाँ पढ़ाता हूँ, हाँ। तो वही है, तो पास्ट से तो कुछ नहीं, शायद इसी जन्म के कुछ कर्म रहे हो या जो भी रहा हो मेरा, तो इसलिए मेरे को याद है। बाकी अब मेरा कोई इसके बारे में ओपिनियन नहीं। यही है कि जिन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती और जिनके कुछ अच्छे कर्म रहते हैं उनको चांस रहता है कि उनको दोबारा से रीबर्थ या रीइंकारनेशन होता है। आपको सर अगर मौका मिलता टीटू सिंह, तोरन सिंह की जीवन फिर से जीने का, क्या आप चुनते अपनी पूर्व जन्म की मेमोरीज रखना, या फिर आप कहते मुझे नहीं याद रखनी है? नहीं, मेरे को देखिए, अभी मैं अपनी प्रेजेंट लाइफ में हूँ, मेरा बेटा है, वाइफ है, हाँ। परिवार है मेरा आगरा में, हाँ। तो मेरे को इन चीज़ों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि पास्ट इज पास्ट, फॉरगेट अबाउट दैट। और दूसरा, ड्युअलिटी में जीवन नहीं चलता। अब मैं उसके बारे में सोचूं, ये तो ये है कभी कोई पूछता है मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, नहीं तो मैं हमेशा इसको अवॉइड। अब तो ये है कि मैं कभी आगरा गया, हाँ। 2 साल 4 साल 3 महीने 2 महीने में तो दुकान के सामने उनकी निकलता हूँ, हाँ। अभी भी है सुरेश रेडियो? नहीं, अब नहीं है, वो तो उन्होंने भाड़े पे दे दिया किसी को। तो भाई हैं मेरे वो, हाँ। जो पुराने वाले नंद सिनेमा पे उनकी दुकान है, वो दिखते हैं। अब मैं रोज जाके उनसे बात करूं या उसका कोई तात्पर्य निकलता नहीं। अब मेरी दूसरी लाइफ है, उनकी दूसरी लाइफ। आपकी अब की वाइफ तोरन सिंह की वाइफ और तोरन सिंह के बच्चे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ये सब? नहीं, बेटा तो अभी मेरा छोटा है, खैर वो तो बेचारा क्या जानता है, 7-8 साल का। वाइफ ये है कि चलो ठीक है जो था, लेकिन वो इस चीज को यही कहते हैं कि आपको उस चीज से रिकॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है। करेक्ट, कोई फायदा नहीं। सर आपका लास्ट इंटरव्यू कब हुआ था? लास्ट इंटरव्यू मेरा
शायद 7 टीवी चैनल और आज तक वालों ने शायद लिया था, एक बार मैं मिर्जापुर में था हाँ, तो तभी हुआ। क्या साल रहा होगा वो सर? 18 या 19 में। 18-19। चलो ये इंटरव्यू देखने को तो नहीं मिले मुझे कभी इंटरनेट पे, बट मे बी कभी नहीं टीवी पे नहीं, आए उसमें हो। आया है होनी मुझे ना, क्या नाम है ये जो 11 बजे से क्राइम पेट कहानियां कुछ अच्छा, करते अच्छा। थे ना आज तक वाले, अच्छा अच्छा, उसमें अच्छा। आया है कई बार Live मैंने। उसमें। हाँ। सर मैंने जो आपका लास्ट इंटरव्यू देखा था BBC वाला था। आप वो 89 का 89 का 90। 89-90, आप 6-7 साल के। तब से अब तक सर आपकी लाइफ के बारे में मुझे ना इंटरनेट पे कुछ मिला ना, आप मैंने एंटोनिया मिल्स और इन सब का पढ़ा है, उनसे भी मुझे नहीं मिला। आप बता सकते हैं आपकी थोड़ा अपने लाइफ के बारे में सर, क्योंकि ये सब तो हुआ, ये नहीं, एक मैं पार्ट है एक्चुअली आपकी लाइफ देखिए का। आगरा में जब पैदा हो गया उसके बाद ये सारा था, तो मैं धीरे धीरे आगरा में ही पढ़ाई लिखाई हुई मेरी, तो 12th में अपना यूपी से ही मतलब आगरा से ही पढ़ा हूँ। जी। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट था इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का, ओके। तो मैं भर्ती देखना, अपना चारों तरफ घूमना। मेरे को नहीं लगता कि इंडिया में कोई मिलिट्री का सेंटर छोड़ा हो जहाँ मैं भर्ती देखने नहीं गया हूँ। हर जगह दिल्ली, बरेली, सिकंदराबाद, भोपाल, जहाँ मिला वहीं गए। और फिर एक बार सिकंदराबाद में 2002 में या 3 में भर्ती भी हो गया इंडियन आर्मी का, मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, सब कुछ था। फिर मेरे घर वालों ने मना कर दिया कि हम तुमको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वहाँ नहीं भेजेंगे। ओके। तो उस टाइम अंडर एज हुआ करती, 16 साल के भर्ती हो जाते थे मिलिट्री में। तो मेरी 17 साल ज़्यादा से ज़्यादा एज हुई होगी। फिर मैं 17 साल का लगभग ऊटी चला गया तमिलनाडु में, वहीं मेरी बाकी पढ़ाई लिखाई हुई है सारी। फिर वहाँ से लौटा 2009 या 10 में। आपने क्या पढ़ाई करी सर? थोड़ा बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। क्यों? JSS कॉलेज है, जगत गुरु हाँ। श्री श्री स्वरातेश्वरा। हाँ। तो आर्मी से वो एकदम से वो इंटरेस्ट कहाँ से एक्चुअली आया? वो मेरे पिताजी का वो था ना, वो तो केमिस्ट्री, वो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रोफेसर। पिताजी ने कहा कि आपका जो मेरे को लगता है कि पहली बात तो मैं आगरा में तो तुम्हें रखेगा ही नहीं, क्योंकि उनको भी डर था कि ऐसा ना हो जो पुरानी अपने जीवन में कुछ चला जाए या उनसे मिले या कुछ न कुछ खुरापात हो। तो उन्होंने मेरे कहा ऐसा है तुम कुछ पढ़ो, पैसा हम देते रहेंगे, आप तमिलनाडु चले जाओ, वहाँ आराम से तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, तो आप पढ़िए। हाँ। तो मैं 6-7 साल वहाँ पढ़ा। हाँ। उसके बाद मेरे कैसा था को- तमिलनाडु सर? नहीं बढ़िया, ऊटी आपने सुना है, ऊटी ऊटी तो में अच्छा, पढ़ा, बड़ा हाँ, अच्छा। बहुत अच्छा प्लेस है। और मेरे को ईश्वरी कृपा से लैंग्वेजेस सीखने, इंग्लिश में जानता नहीं था, हाँ। इंग्लिश मिली। दूसरा एक एडिशनल लैंग्वेज तमिल आती है? हाँ बढ़िया, मतलब अभी मैं लगभग 2-3 महीने तमिलनाडु में ही था, कन्याकुमारी हाँ। एक कॉलेज में प्रिंसिपल था तनकासी में। हाँ। तो मेरे को मतलब वो लोग डिफरेंस नहीं कर पाते थे कि मैं तमिल वाला हूँ या नॉर्थ इंडियन हूँ। और आप बाढ़ विलेज से आगरा में तमिल बाद हाँ, तो ये सारी चीज़ें। बाकी उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ, हाँ। तो यही लाइफ है, पढ़ने पढ़ाने में ही जीवन। 20-22 साल से घर से बाहर हूँ, हाँ। जब भी समय मिलता है अपना आगरा जाता हूँ। बाकी यही सर ये जो फील्ड है योगा और नेचुरोपैथी, ये क्या इनकम्पास करता है? क्योंकि ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये एक स्पेसिफिक तरीके का ये साइंस है। एक तरीके से क्या बोलते हैं ना, ये साइंस नहीं, समथिंग बियॉन्ड दी साइंस है। हाँ। और दूसरा क्या है कि आज जैसे जब से कोविड आया, लोगों में प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति क्या बोलते हैं उत्साह इतना बढ़ गया है कि लोग ये सोच लीजिए एलोपैथी ड्रग्स का साइड इफेक्ट से तंग आके लोग सारे जो भी प्रकृति में व्याप्त है उन चीज़ों के द्वारा ही अपना इलाज और अपने आप को मेंटेन रखना चाहते हैं। हाँ। तो हमारा जो कोर्स है स्पेशली इसी तरीके से डिजाइन है। बाकी मॉडर्न साइंस भी है और ये ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी है, तो इन सब का कॉम्बिनेशन करके हमने कोर्स दिया है। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच टू हेल्थ। हाँ, एक तरीके से कहिए कि इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जी। कि जिसमें हम सारी चीज़ों को प्रिवेंशन करते हैं हम। हाँ। इलाज का तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन प्रिवेंशन हर चीज़ का है हमारे पास। कुछ बीमारियां हैं जिनका हम परमानेंटली क्योर भी कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। और ये सब आयुर्वेद पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन आयुर्वेद, या तो कह लीजिए आयुर्वेद इसका पार्ट है या हम उसके पार्ट है, तो दोनों एक ही अम्ब्रेला के नीचे है। ओके ओके। आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन है हाँ। सारे, या होम्योपैथी हुई उसको भी हम थोड़ा बहुत नॉलेज जानते हैं। हाँ। आयुर्वेदा की भी थोड़ा बहुत नॉलेज देते हैं, सिद्धा, यूनानी, तो वो सारा कुछ वो चीज़ है। सर आपकी स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में रही है इसमें? मेरी योगा में ही रही है, और बाकी मैं शुरू से ही एकेडमिशियन हूँ। हाँ। तो मेरा शुरू से ही ये काम रहा है। आज मेरे को 15-16 साल का एक्सपीरियंस है हाँ। टीचिंग का। BHU में भी टीचिंग में ही था, असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पे भी अपना सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। हाँ। सब्जेक्ट में मोस्टली योगा हुआ या नेचुरोपैथी हुआ, हाँ। वो सारा मैं, चाहे उसमें ये कह लीजिए आप थेरापिटिकल योगा हुआ, हाँ। योगा थेरेपी है, योगा फॉर लो बैक एक, योगा फॉर डायबिटीज, योगा फॉर हाइपरटेंशन। तो ये इस तरीके से मेरा एक तरीके से हम ये है कि
प्राकृतिक चिकित्सा का थेरेपी के रूप में किस तरीके से हम लोग उपयोग कर सकते हैं, वो मेरा सब्जेक्ट है। सर टीटू के बारे में जब पढ़ा तो लोग कहते थे वो उसकी पर्सनालिटी सुरेश जैसी थी, बड़ा गुस्सैल सा था, शॉर्ट टेम्पर्ड था। क्या अभी भी टीटू में कोई सुरेश है? आप क्या शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, गुस्सा इजीली हो जाते हैं या फिर नहीं? मुझे तो नहीं लगा अभी तक। बिल्कुल सही बात है कि मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर रहा हूँ और गुस्से वाला, मारपीट झगड़ा ये क्वाइट कॉमन। अब लेकिन भगवान की कृपा से मेरा प्रोफेशन दूसरा है, अब ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि और समय के साथ सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं, तो वही चीज़ें अब मैं बिल्कुल ही अपना नॉर्मल बिहेवियर, बाकी कोई टेंशन नहीं। सर एक जो की पीस ऑफ एविडेंस इयन स्टीवनसन की रिसर्च में जितने भी रीइंकार्नेशन के केस होते थे, एक फोरेंसिक एविडेंस हमेशा रहता था बर्थ मार्क्स का। सर आपके बर्थ मार्क्स हैं? हाँ मेरे है राइट टेम्पोरल पे। हाँ। और इसको जो है बीबीसी लंदन वालों ने मेरी जो पुरानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उससे कंपैरिजन किया गया था कि कहाँ बुलेट पास हुई या कहाँ एंट्री हुई, एग्जिट ऑफ वुंड और एंट्री दोनों से मैच किया गया। तो वो एज सच एग्जैक्ट उसी जगह पे। और राइट पे आपका एक बर्थ मार्क है, लेफ्ट पे भी है क्या? लेफ्ट पे नहीं, राइट पे है, जो कि पीछे डाइवर्जन है इसमें। अच्छा ओके। हॉस्पिटल जैसे मेडिकल साइंस में कहते हैं पीछे और राइट साइड में। तो पीछे भी है आपका एक बर्थ मार्क? जैसे इधर एंट्री और ये एग्जिट आपका पीछे। और बर्थ मार्क, स्प्लैटर बर्थ मार्क गोल है या फिर नहीं छोटे छोटे? आखिरी दो सवाल सर। क्या आपको लगता है आपके रीबर्थ का कोई पर्पस रहा है? क्या आप फिगर आउट कर पाए वो पर्पस, या फिर ये बस पर्पस यही रहा है? देखिए रीबर्थ का क्या पर्पस है, मेरा कुछ कार्य शायद अधूरे रह गए हों और आज ईश्वरी कृपा से मैं उस प्रोफेशन में हूँ कि जिसमें मानवता की भलाई के लिए ही कार्य कर रहा हूँ। जी सर। और बच्चों को एजुकेट कर रहा हूँ। तो ये शायद चीज़ें थी जो अधूरी थी, वो धीरे धीरे करके पूरी हो रही हैं। तो अब देखिए अगली बार क्या होता है। सर एंटोनिया मिल्स की रिसर्च में लिखा था कि 18 की एज पे आप कहते थे आपके सर में दर्द होता था, वहीं जहाँ बर्थ मार्क था। इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? मैं नहीं, वो कुछ फोड़ा फुंसी का या इस चीज़ का कुछ रहा हो। ऐसा कोई ऐसा दर्द नहीं कि मेरे ब्रेन के अंदर दर्द हो रहा है। तो पुरानी बातें याद करके ऐसा कुछ मेरे कोई कभी दिक्कत नहीं हुई, कोई समस्या नहीं। सर एंड करने से पहले ऐसी कोई डिटेल, ऐसा कोई सवाल, ऐसा कोई ख्वाब जो मैंने ना पूछा हो, जो अभी तक नहीं आया हो? जो नहीं, आपने ऑलमोस्ट देखिए सारा कवर कर लिया। बाकी ये है कि मैं ईश्वरी कृपा है मेरे को कि मेरे को याद है अपने बारे में। जी सर। और मैं यही कहता हूँ इंसान से कि भाई ठीक ठाक कर्म करो। कोई भरोसा नहीं कोई कब लौट के आ जाए। तो कुछ भी जीवन का पता नहीं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद अस सर। थैंक यू। ठीक है। बहुत ही जी हैरान कुन स्टोरी है। और देखें कि एक बचपन का कह सकते हैं कि वीडियो जो हमें बताया गया कि ये देखें, तो वहां भी काफी हैरान कुन जानकारी दी एक बच्चा जो है, क्योंकि आज हमें काफी ज्यादा डिटेल मिली है। ये 1983 में जो है मर्डर हुआ है और 1983 के कुछ 3 महीने के बाद जो है ये बच्चा पैदा होता है और ये सारा कुछ जो होता है। मतलब ये है कि 1986 और 87 में ये कहते हैं, टीटू कहते हैं कि मैंने ये बातें करना शुरू कर दी, अपने बड़ों को इस बारे में कहना शुरू कर दिया कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मेरी दूसरी जगह पर रहने वाला हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरी गाड़ी है, मैं अच्छा कारोबार करता हूँ। तो इस तरीके की इन्होंने बातें शुरू कर दी। और देखा जाए तो अगर 1983 में इनकी पैदाइश हुई है, अगर देखा जाए 83 से 3 से 4 साल बनते हैं। 3 से 4 साल के बाद एक बच्चे का किस तरीके से देखें कि उसकी चीजें मतलब उसके साथ जुड़ गई और वो पुराना इतिहास जो है बोलता है, जो उसका ये 3-4 साल जो है गुजरे हैं वो बात नहीं करता, वो बात दूसरी करता है जो उसके साथ बैकग्राउंड में गुजरा। और मेरे लिए काफी शॉकिंग चीज है कि मैं काफी चीजें ऐसी अभी इसमें देखने के लिए मिली हैं जो काफी हैरान कुन है कि एक बच्चा जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए उसका पहले तो उसकी मृत्यु हो चुकी है, जो कुछ उसके साथ हुआ उस बच्चे को वो तो याद है। और मैं अगर अपना आपको बताऊं तो मेरे साथ भी, मेरी 1988 की पैदाइश है, तो मेरा सन 2098 तक भी 1998 तक भी जो है मुझे कुछ याद नहीं है। 10 साल का भी मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं क्या करता रहा हूँ। छोटी मोटी बातें घर वाले याद कराते हैं। और ये जो है इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी हैरान कुन है। ये कहते हैं कि मैंने जो पहली बार बात की है वो भी मुझे याद है कि मैंने क्या, मतलब ये कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो बड़ी हैरान कुन है। यकीन करें आप भी, जितने लोग सुन रहे हैं वो भी अगर आप गौर करें तो आपको अपने बचपन के 10 साल के पहले जो किस्से हैं, पहले जो काम है
वो आपको शाजर नाजर ही आपको याद होगा। तो ये एक ऐसा माइंड है या ऐसा दिमाग इनके अंदर है जो बहुत ही हैरान कुन है। आप भी अगर जितने भी बंदे हमें सुन रहे हैं, आप भी अगर अपना गौर कर ले, मैं आज 37 साल का हो चुका हूं, तो मुझे अपने 10-12 साल की एज के पहले की बातें बिल्कुल याद नहीं है। और इनका दिमाग इस लेवल का है, ये बड़ी हैरान कुछ जानकारी दे रहे हैं कि मैंने पहली बात जो इन्होंने कहा, इनको अभी याद है कि 1987 में और 86 में मैंने ये बातें शुरू की, और मैंने पहली क्या बात की नहीं वो भी याद है। और उसके बाद इन्होंने कहा कि उसके बाद मैंने किस किस तरीके से तकरार की वो भी मुझे याद है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो बीबीसी ने फिर 1988 और 99 में जो है इनकी पूरी डॉक्यूमेंट्री की है। तो वो चीजें या इन वीडियो के माध्यम से इन्हें याद है, क्योंकि ऐसा होता है ना, आप अगर देखें कि 10-12 साल वाली बातें हमें याद नहीं होती, तो इनकी वो इंटरव्यूज भी पढ़े हैं, हो सकता है ये देखते रहे हो इंटरव्यूज के माध्यम से भी अपनी, क्योंकि हमने भी 1-2 वीडियो इनकी देखी है, तो इनकी मुतद्दद वीडियो जो है रिकॉर्ड हुई हैं और इनके से सवालात किए गए हैं, और अपने वालिदैन के साथ भी ये काफी डिस्कस करते रहे हैं। तो बड़ी अलग सा एक माइंड है जो हमें देखने के लिए मिला। और दूसरी बात इसमें बीच में एक ऐड करने वाली है कि ये जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, इनका कहने का मकसद है, जो जितना मैं समझाऊं, कि जिस बंदे की मृत्यु जो है नॉर्मल नहीं होती, मतलब एक होता है ईश्वर की तरफ से मौत आती है, बंदा जो है किसी बीमारी के कारण जो है मृत्यु हो जाती है। एक होता है कि जो इन्होंने जिसकी तरफ जो है इशारा किया है कि जिसकी मृत्यु किसी कारण हो, कोई ऐसी वजह हो, किसी बंदे ने हिट किया हो, उसका ज्यादा चांस है कि वो कह लो कि पुनर्जन्म इसका होता है। और कमेंट सेशन में मैं देख रहा था, एक बंदा आके कह रहा था कि हर किसी का जो है पुनर्जन्म होता है, कुछ को याद होता है, कुछ को याद नहीं होता। तो हम ऐसे भी कमेंट्स जो हैं आए हैं, तो मतलब कुछ को याद आता है जिनकी मृत्यु ऐसी होती है, ऐसे कमेंट भी आए हैं। तो बड़ी हैरानकुन जानकारी है। बाकी मेरा इसमें सवाल ये है कि यार ये सिर्फ इंडिया में कुछ केसेस जो है नजर आते हैं वो हिंदू लोगों में, तो ये जो मृत्यु का स्टाइल है कि किसी ने मारा, ये तो लाखों की तादाद में पाकिस्तान में भी केस हैं, पर एक भी स्टोरी हमें जानने के लिए नहीं मिलती जिसके माध्यम से हमें अगर देखा जाए तो यहाँ कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी, यहाँ ऐसे किसी बंदे ने अपना पुनर्जन्म की बात नहीं की कि ऐसा। मेरे ख्याल में, मैं जितना मेरी स्टडी है, जितना मैंने रिसर्च किया हुआ है इसके बारे में, तो मैं यही कह सकता हूं कि बिलीव के ऊपर है, कि जो लोग बिलीव करते हैं कि ऐसा होता है, उनमें ये चीजें जो है कुछ केसेस, क्योंकि 3 या 4 केसेस मैंने भी ऐसे वीडियोस के देख लिए हैं कि जिनका पुनर्जन्म के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, उनकी बाकायदा से उनके ऊपर जो है लोगों ने रिसर्च की है। क्या ये कोई इन्होंने मतलब ऐसे दाल गाकर ऐसी बात तो नहीं कर रहे, या अपने आप को फेम करने के लिए तो बात नहीं कर रहे, क्योंकि 3-4 केस इंडिया में हुए हैं और यही लाखों की तादाद में अगर देखा जाए, जब से पाकिस्तान बना है तो अब से आज तक भी अगर देख लिया जाए तो लाखों की तादाद में यहाँ ऐसे केस हुए हैं लोगों को मारा गया है। कोई एक भी स्टोरी हमें यहाँ जानने के लिए क्यों नहीं मिलती? अगर किसी बंदे को इस बारे में आइडिया हो या वो इस बारे में कोई जानकारी, क्योंकि बहुत सारे हमें पढ़े लिखे लोग भी सुनते हैं, जैसे अगर टीटू भाई की बात कर लीजिए तो देखें ये एक बहुत बड़े पद पे बैठे हुए हैं, तो ये काफी ज्यादा इनके पास नॉलेज है, और ये पतंजलि वालों के साथ मिलकर भी योगा के और इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति आए जिसे काफी ज्यादा जानकारी इस लेवल की हो, जो कहीं ना कहीं ऐसे सवाल के भी जवाब से, मुस्लिम में पुनर्जन्म क्यों नहीं हो रहा, यहाँ के लोगों के बारे में ऐसी कोई जानकारी हमें क्यों नहीं मिल रही, काफी ज्यादा, क्योंकि मैं शौकी हूँ। इंडिया में तो ऐसे केस हुए, पाकिस्तान में अगर देखा जाए या इससे पहले अगर देखा जाए, गोरों की भी कोई 2-3 तहकीक बताते हैं, तो उसके बारे में अगर किसी को पता हो कि वो क्या है, या कोई वीडियो बताइएगा, क्योंकि गोरे इस बारे में क्या कहते हैं वो भी मेरा जानने का दिल कर रहा है। बिल्कुल जी। रीबर्थ के हवाले से बात करें तो जो वीडियो मैंने किया उसके बाद काफी सारे वीडियोस मुझे देखने के लिए मिले हैं, और ये पूरी दुनिया में रीबर्थ का जो सर्कल है वो होता है। हमारे पाकिस्तान में भी होता होगा, ये नहीं कि हम कहें कि होता नहीं है, लेकिन हमें पता नहीं है। बात ये है कि असल में हम पाकिस्तानी हैं और मुस्लिम धर्म से ताल्लुक है, हम इन चीजों को मानते नहीं हैं। शायद इस वजह से कभी किसी ने जानकारी लेने की कोशिश भी नहीं, कभी किसी ने रिसर्च भी नहीं की। अभी आप लोगों ने कहा कि एक छोटी सी बच्ची है, तो उस छोटी बच्ची का हमने भी एक वीडियो देखा भी था और उसके ऊपर हमने रिएक्ट भी किया था। वो अमेरिका का अपने आप को बताती थी। अब देखिए ना कि कितने हैरान कुन बात है कि एक बच्ची जो कभी स्कूल नहीं गई वो फटाफट इंग्लिश कैसे बोल सकती है। हैरान कुन तो बात है। और वो कैसे कह सकती है कि मैं अमेरिकन हूं, मैं जो है वो हिंदुस्तानी नहीं हूं। एक बच्ची को तो इतना कुछ जो है वो सिखाया नहीं जा सकता। या टीटू है, अगर टीटू वहां पे पहुंचे अपनी पत्नी से जब पहली दफा मिलने गए,
पहली बात तो ये है कि मिलने से पहले इन्होंने कहा कि इनके भाई जो हैं वो आगरा भेजेंगे, और उन्होंने जाके जानकारी ली कि क्या वहां पे रेडियो स्टेशन कोई इस तरह की चीज है, और जो अपनी इन्होंने पत्नी का नाम बताया वो भी उन्होंने पूछा है। उन्होंने कहा इस तरह से कोई बंदा था, उसके साथ हादसा हुआ, सफेद उसकी गाड़ी बताई जाती है, उसको गोली लगी। उन्होंने कहा हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ। तो फिर इनको टीटू को वहां पे लेके जाया गया और कहा गया कि बताओ तुम्हारी दुकान किधर है। तो जो टीटू की दुकान थी एग्जैक्ट उसमें लेके गया है। तो ये कोई मामूली सी बात नहीं होती कि एग्जैक्ट जो है ना वो वहां पे लेके जाए, और फिर पत्नी के साथ उस तरह की गुफ्तगू करना कि आपने ये चीज यहाँ पे थी, काउंटर यहाँ पे था, यहाँ पे क्यों रखा, फोटो वहां पे थी, यहाँ पे कैसे लगी। वो पत्नी भी हैरान थी कि भाई ये सारी चीजें इसको कैसे पता है, ये तो पहली दफा इधर आया। फिर सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट जो हुआ है ना इसके साथ, जहां पे यकीन करना कह लें कि हमारी कह लें कि हम यकीन अगर कहें कि हम नहीं करते, लेकिन फिर भी यकीन करना पड़ जाता है जो इन्होंने बातें बताई हैं। इन्होंने कहा कि बच्चे जो थे वो काफी सारे वहां पे बिठाए गए, और मुझे ये कहा गया कि इनमें से आपके जो 2 बच्चे हैं आप उनको ढूंढिए। कहते हैं कि मैंने उन सब में से उन्हीं 2 को चुना। तो ये बड़ी हैरान कुन बात है। उसके बाद फिर इनके पिता जो हैं वो कहते हैं कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत मिलना जो है ना वो कम करवा दिया, कि ये कहीं वाकई उस लाइफ में दोबारा से ना एंटर हो जाए, और शरीर ये हो और लाइफ वो हो तो काफी ज्यादा जो मामला है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि एक शरीर के साथ 2 जीवन को लेके चलना काफी मुश्किल होता है। तो इसलिए बहुत अच्छे लोग थे, वो सुलझी हुई फैमिली थी, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने भी इस चीज को समझा कि अभी बचा है। क्योंकि उम्मा जो बताया जाता है ना उनका हमने बातें सुनी, वो कह रही थी कि बच्चा है, फासला बहुत है, अगर कोई फासला थोड़ा बहुत कम होता तो चले मुमकिन था कि दोबारा हम रिलेशन में आ सकते थे, लेकिन फासला बहुत है, मुमकिन नहीं है कि इतनी छोटे बच्चे के साथ जो है वो रिलेशन में आया जाए। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि वैसे मिलते मिलाते रहेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि किसी किस्म का कोई रिलेशन जो है वो ना रखा जाए, ताकि इसकी लाइफ ये वाली जो है, जो अभी लाइफ ये गुजार रहा है उसको डिस्टर्ब ना हो। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये कह लें कि, और मजे की बात यह है कि जिस तरह से भाई साहब कुछ और जानकारी इनसे लेना चाहते थे, इन्होंने वही बताया जो एग्जैक्ट है। इन्होंने कहा कोई ऐसी चीज नहीं हुई कि मैं अपने दिमाग को पकड़ के बैठ जाऊं और कहूं कि मुझे पिछला जन्म याद आ रहा है और मेरे सर में दर्द, मतलब जो बातें हैं वही बताएंगे, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लगाया। और सिर्फ यही बताया कि मुझे शॉर्ट इतना ही याद है कि सुरेश खन्ना जो है वो एक स्मगलर था, और उसके बाद उसका मर्डर हुआ। और जब मर्डर हुआ, मर्डर जो होता है ना एक हादसे की शक्ल में जो चीजें हो जाती हैं, तो उसके बाद इन्होंने कारण बताया। वैसे आप भी कारण जरूर बताइएगा कि रीबर्थ जो है, चले हम मानते हैं कि रीबर्थ है, क्योंकि इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में भी होगा, लेकिन पाकिस्तान में इसके ऊपर वर्क नहीं किया गया, इसलिए ऐसा कोई केस सामने नहीं आया। लेकिन पूरी दुनिया में साइंस के माध्यम से इस चीज के ऊपर वर्क किया गया है, और बकायदा ये साइंस से साबित है कि रीबर्थ जो है वो चीज होती है, दूसरा जन्म जो है वो होता है। लेकिन ये बात आपने जरूर बतानी है कि कारण क्या है, क्यों रीबर्थ होता है बंदे का, ऐसी क्या क्या चीजें हैं, ऐसी क्या वजूहात हैं जो अगर होती हैं तो उसके बाद इंसान का रीबर्थ होना जरूरी है। हमने जहां तक सुने, जो हॉरर ड्रामेस देखे हमने, फेयर फाइल्स में अक्सर कहानियां हमें देखने के लिए मिली हैं, उसमें हमने ये देखा है कि कोई इंसान जिसकी कह लें कि किसी बगैर दोष के, मतलब कि किसी के साथ नाइंसाफी हो जाए, बिना किसी गलती के उसकी हत्या कर दी जाए, तो ये एक जुल्म के जुमरे में आता है। तो ऐसे लोग जो है वो अपना प्रतिशोध लेने के लिए दोबारा से जन्म लेते हैं, या ऐसी आत्माएं हैं जो वो दोबारा से शरीर को ढूंढती हैं। एक तो ये कारण है। एक ये कारण इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि जो हादसाती मौत होती है, जो नेचुरल डेथ नहीं होता, कि मतलब बंदे की मौत नहीं है, ऐसे कोई आया और उसने अपने बदले के लिए किसी को मार दिया है, तो ये चीज जब होती है तब भी वो कह लें कि कुछ अधूरे काम होते हैं, और उन अधूरे कामों को पूरा करने के लिए जो है वो रीबर्थ होता है। और तीसरा कारण ये भी हो सकता है वैसे कि कुछ इस तरह के कर्म किए हों कि वो आत्मा अच्छी हो, लेकिन वो कर्म वो वाले ना करना चाहती उस शरीर में जो उससे हो रहे हों, और अंदर ही अंदर उसको मन में पछतावा हो कि जो मैं कर रहा हूं है तो गलत, लेकिन अब मैं कर रहा हूं, हो रहा है मुझसे, वो करना नहीं चाहता, मन से नहीं करना चाहता, लेकिन किसी तरीके मजबूरी के माध्यम से वो कर रहा है।
तो दोबारा उसकी कह लें कि उस दौरानिया उसकी कहीं डेथ होती है, तो अपने कह लें कि उस आत्मा को शायद ईश्वर की तरफ से मौका मिलता है कि वो दोबारा से अपने आप को ठीक कर ले। अब ये भाई साहब जो इस जन्म में, सुरेश खन्ना के जन्म में ये थे एक स्मगलर, अब ये एक टीचर है, टीच करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, खुद भी पढ़े लिखे हैं। ये क्या है? ये एक अच्छा कर्म है। वो आत्मा जो कह लें कि सुरेश खन्ना के रूप में अच्छे कर्म नहीं कर सकी, वो आत्मा टीटू का शरीर लेकर वो सारे कर्म जो है वो अच्छे कर रही है। तो आप लोगों ने जो कारण मैंने बताए हैं, इनमें से इनके ऊपर भी आप लोग चर्चा जरूर कीजिएगा। बाकी ये है कि आप अपनी तरफ से भी जरूर बताएं कि रीबर्थ जो है वो किस कारण से होता है। बिल्कुल। और साथ में मुझे एक दो बात मैंने बीच में गौर की है, अगर आप भी उस तरीके का आपने भी नोट किया हो तो जरूर बताइएगा कि ये पहले जो तस्वीर बचपन में ली गई है और जब इनके बाल कट किए हैं तो इस तरफ जो है ना, यहाँ के जगह पे निशान लगा हुआ है। तो अब ये बड़े हो गए हैं, तो अभी इनसे सवाल किया गया तो अभी ये इस तरफ से पीछे की तरफ से निकलने की बात करते हैं। ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया, आप भी गौर करके वहां पिक्चर को देख लेना। बीच में दिखाया कि पहले इस तरफ का निशान है, अभी इस तरफ का निशान बता रहे हैं, तो ये देखिएगा। और दूसरा ये है कि मैंने सनातनी लोगों को सुना है, उन्होंने कहा है कि आत्मा का रीबर्थ होता है। आत्मा जो है एक शरीर को छोड़ देती है जब, तो दूसरे शरीर में आती है। तो एक आत्मा जब आ रही है, ये अगर देखा जाए तो सुरेश की आत्मा थी और टीटू के जिस्म में आती है, तो अभी जिस्म के ऊपर, टीटू के ऊपर निशान का आना ये किस तरीके से हो सकता है? क्योंकि गोली लगी है सुरेश को गोली लगी, इधर से मान लें यहाँ गोली लगी निकली, अभी ये टीटू को कहीं ना कहीं ये निशान किस तरीके से आए? ये तो मुमकिन भी नहीं है ना कि एक बच्चा जो है पैदा हो रहा है, क्योंकि 3 महीने के बाद कहते हैं कि टीटू पैदा हो जाता है मौत के बाद, तो वो निशान इधर कैसे आया? निशान तो आत्मा, जब आत्मा कन्वर्ट हो रही है तो आत्मा में निशान आ ही नहीं सकता। तो निशान ये कहीं ना कहीं मुझे ये समझ नहीं आता कि टीटू के जो सर में निशान है वो किस तरीके से आ गया है। ये मेरे लिए काफी हैरान कुन है। ये मैं जरूर रिसर्च जिंदगी में करूंगा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सुरेश का जिस्म लग था, उसे गोली लगी, वो जल गया, खत्म हो गया। तो बाकी ये टीटू के साथ जो निशान आया है, ये निशान किस तरीके से, मतलब साइंस इसको किस तरीके से मानती है या सनातनी इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, ये थोड़ा जरूर बताइएगा। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।